एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन दौलत और किसी ने कहा सेना। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली है बुद्धि। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को एक कठिन चुनौती दी और कहा, अगर बुद्धि सबसे शक्तिशाली है तो तुम ये सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर हाँ की। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक खास मेहमान से मिलने के लिए बुलाया। अकबर को महल के बाहर एक खूबसूरत घोड़ा दिखाई दिया और घोड़े पर बैठा आदमी बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया कि वह आदमी एक दुश्मन राजा है जो युद्ध की धमकी देकर आया है। अकबर घबरा गए, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये दुश्मन राजा नहीं बल्कि हमारा ही दरबारी है, जिसे मैंने ऐसे तैयार किया है ताकि हम युद्ध से बच सकें। अकबर बीरबल की बुद्धि और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे पुरस्कार दिया। इस तरह बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली बुद्धि है। की बात है, एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। नील बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और रहस्यों को सुझाने का शौक था। एक दिन उसे गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। नील ने उस मंदिर का पता लगाने का निश्चय किया। रात का समय था, चांदनी रात में मंदिर का काला ढांचा अजीब सा दिख रहा था। नील धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। तभी उसे मंदिर के एक कोने में एक अंधेरी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नील के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, परंतु दरवाजा बंद था। उस छाया ने अचानक से एक मानव आकार ले लिया। नील ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया से धीमी आवाज इस मंदिर की रक्षक हूँ। यहाँ सत्य छिपा है जो केवल सच्चे हृदय वाले को ही मिल सकता है। लेकिन अगर तुम डरपोक या धोखेबाज हो तो यह तुम्हारा अंत होगा। नील के मन में और भी सवाल उठने लगे। सत्य? कौन सा सत्य? नील ने हिम्मत करके पूछा। छाया ने एक पुरानी सीढ़ी की ओर इशारा किया जो मंदिर के नीचे की ओर जा रही थी। वहाँ जाओ। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो सत्य तुम्हारे सामने होगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। छाया ने चेतावनी दी। नील को अपनी जिज्ञासा शांत करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह बिना रुके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नील नीचे पहुंचा और एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। वहां चारों ओर दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। बीच में एक पत्थर का ताबूत रखा था। नील ने जैसे ही ताबूत को छुआ, एक तेज रोशनी कमरे में फैली। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य को पहचानो और उसे स्वीकार करो। जो सच्चाई से भागेगा उसे जीवन में अंधकार ही मिलेगा। नील का दिल धड़कने लगा। अचानक नील को एहसास हुआ कि सत्य का मतलब उसकी अपनी ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने की शक्ति है। वह समझ गया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। मंदिर के दरवाजे फिर से खुल गए और नील मुस्कुराते हुए बाहर निकला, ये सबक सीखकर कि सत्य ही उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं था। गांव में हर कोई उसकी समझदारी की तारीफ करता। एक दिन गांव में अचानक से एक खबर फैलती है। गांव के मंदिर के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। पर यह कोई आम खजाना नहीं था, बल्कि उसकी पहरेदारी एक रहस्यमयी पहेली करती थी। राधिका ने ठान लिया कि वह इस पहेली को सुलझाएगी। रात के समय वह अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पहुंचकर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह ध्यान से सुनी। आवाज कह रही थी, जो भी इस खजाने को पाना चाहेगा उसे पहले अपना सबसे बड़ा डर हराना होगा। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने साहस जुटाया और मंदिर के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, पहले प्रश्न का उत्तर दो, तभी अगला रास्ता खुलेगा। पहला प्रश्न,
वह कौन सी चीज है जो अंधेरे में भी नहीं छुपती? राधिका कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, सत्य। अचानक से पत्थर अपने आप खिसक गया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसने भीतर प्रवेश किया। अब वह एक लंबे और संकरे रास्ते पर थी। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, एक और आवाज गूंजी, दूसरा प्रश्न, सबसे कठिन यात्रा कौन सी होती है? राधिका थोड़ी घबराई, लेकिन फिर समझ गई, यह यात्रा मन की होती है, उसने कहा। दरवाजा फिर से खुल गया। अब राधिका आखिरी कमरे में थी। वहां खजाना रखी हुई थी, लेकिन साथ में एक और लिखावट थी, खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी। राधिका ने सोचा और फिर अपना हार उतार कर रख दिया। तभी अचानक से खजाने के ऊपर की धुंध साफ हो गई और असली खजाना सामने आया। लेकिन यह सोना चांदी नहीं था। यह गांव का सबसे बड़ा सत्य था, जिसे जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सत्य क्या था? वह था, गांव के सभी लोग एक बड़े रहस्य में जी रहे थे और राधिका ही इसका समाधान थी। जुड़वा बहनें रहती थी, जिनका नाम पिया और दिया था। दोनों बहनें नटखट और चुलबुली थी, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे अपने खेतों के पास खेल रही थी, तभी उन्हें एक पुरानी और धूल से भरी रस्सी मिली। पिया ने रस्सी को उठाया और दिया से कहा, चलो इसे घर ले चलते हैं, इससे हम झूला बनाएंगे। जब वे रस्सी लेकर घर पहुंची और इसे खोलने लगी, तो अचानक कुछ अजीब हुआ। रस्सी में से एक हल्की रोशनी निकली और पलक झपकते ही दोनों बहनें हवा में उड़ने लगी। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और समझ गई कि यह रस्सी साधारण नहीं बल्कि जादुई है। पिया ने रस्सी से एक पेड़ पर झूला बनाया, लेकिन जैसे ही रस्सी को जोर से खींचा, पूरा पेड़ हिलने लगा। दिया ने रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ा और उसे महसूस हुआ कि वह जो चाहेगी रस्सी वही करेगी। दोनों ने सोचा कि इस रस्सी से बहुत मजेदार खेल होंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह रस्सी सिर्फ खेल के लिए नहीं थी। जब गांव के एक बूढ़े आदमी का गाय खो गई, तो दोनों बहनें रस्सी लेकर उसकी मदद के लिए आईं। उन्होंने रस्सी से गाय को ढूंढने की सोची। जैसे ही पिया ने रस्सी को खींचा, गाय की दिशा की ओर रस्सी खुद बढ़ने लगी। कुछ ही देर में गाय मिल गई। अब दोनों बहनें समझ गईं कि जादुई रस्सी से वे और भी अच्छे काम कर सकती हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। पिया और दिया ने हमेशा सभी की मदद की और गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। इस प्रकार जुड़वा बहनों की जादुई रस्सी ने उन्हें गांव की हीरो बना दिया और उन्होंने अपने अच्छे कर्मों से सभी का दिल जीत लिया। छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। एक दिन थक हार कर रामू जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह एक पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत ही अजीब था। उसकी शाखाएं चमक रही थी और उसकी जड़ें जमीन में गहरे धंसी हुई थी। रामू ने उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का सोचा। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, एक हल्की आवाज आई, हे रामू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जो भी फल तुम इस पेड़ से पाओगे, उसे दूसरों के साथ बांटना होगा। रामू आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले ही पल पेड़ के ऊपर सुंदर सुंदर फल उगने लगे। रामू ने कुछ फल तोड़े और गांव वापस चला गया। गांव में सभी लोग उन फलों को देखकर हैरान रह गए। जैसे ही किसी ने फल खाया, वो तुरंत स्वस्थ और खुश हो गया। देखते ही देखते गांव में खुशहाली फैल गई। रामू अब रोजाना उस पेड़ से फल लाकर गांव के लोगों में बांटने लगा। गांव के लोग भी रामू की मदद करने लगे और उसकी स्थिति सुधरने लगी। अब उसके खेतों में भी अच्छी फसलें उगने लगी। कुछ ही महीनों में रामू सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी को इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला। उसने सोचा कि अगर वह सभी फलों को खुद ले लेगा तो वह अमीर हो जाएगा। वह रात के अंधेरे में चुपचाप पेड़ के पास गया और सभी फल तोड़ लिए। लेकिन जैसे ही उसने फल खाए, वो तुरंत बीमार पड़ गया। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और फिर से पेड़ से फल बांटने लगा। इस तरह जादुई पेड़ ने सभी को सिखाया। एक छोटे से गांव में गुल्ली और बुल्ली नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थीं। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और डरावना रहता है। लोग रात को उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन गुल्ली और बुल्ली हमेशा साहसी थी। एक दिन गुल्ली और बुल्ली ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानेंगी। दोनों शाम ढलते ही हवेली की तरफ निकल पड़ी।
जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंड का एक अजीब सा झोंका उन्हें महसूस हुआ। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अचानक से हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गुल्ली ने डरते हुए बुल्ली का हाथ थामा और दोनों हवेली के अंधेरे कमरों की ओर बढ़ने लगी। एक कमरे में उन्हें एक पुराना झूला मिला जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। तभी एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि एक सफेद परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई एक पुरानी दासी की आत्मा थी जो इस हवेली की देखभाल करती थी। उसने गुल्ली और बुल्ली को बताया, ये हवेली वर्षों से श्रापित है और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। डर से कांपती गुल्ली और बुल्ली ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। अचानक दासी की आत्मा ने कहा, यदि तुम इस श्राप से बचना चाहती हो तो तुम्हें इस हवेली का राज कभी किसी को नहीं बताना होगा। डरी सहमी गुल्ली और बुल्ली ने सिर हिलाया और दासी ने दरवाजा खोल दिया। दोनों भागते हुए घर पहुंची और कभी भी हवेली का जिक्र किसी राधा, दो जुड़वा सहेलियां हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटती थीं। उनकी दोस्ती बचपन से ऐसी थी कि दोनों को एक दूसरे के बिना कोई काम करना पसंद नहीं था। गांव में लोग अक्सर उनकी मिसाल देते थे कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी हो गई। संयोग से दोनों की शादी भी एक ही दिन एक ही परिवार के दो भाइयों से तय हो गई। ये देखकर गांव के लोग बहुत खुश थे कि दोनों अब भी एक ही घर में साथ रह सकेंगी। शादी का दिन आ गया और दोनों सहेलियां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ससुराल पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही पूरे परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। परिवार वालों ने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली सजाई थी और दोनों के गृह प्रवेश की तैयारी की थी। रेणु और राधा को फूलों की माला पहनाई गई और उनके पैरों में हल्दी से अल्पना बनाई गई। गृह प्रवेश की रस्म में दोनों का मन बहुत उत्साहित था, लेकिन एक अजीब सा डर भी था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। दोनों ने एक साथ दरवाजे पर कदम रखा और घर की दहलीज को पार किया। परिवार के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों इस घर में सुख, शांति और प्रेम लेकर आओ। रेणु और राधा की एक ही इच्छा थी कि वे अपने ससुराल में भी वैसे ही खुश रहें जैसे अपने मायके में थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने नए जीवन में ढलना शुरू किया। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को वे मिलकर निभाती। सास ससुर भी उनकी इस एकता को देखकर बहुत प्रसन्न रहते। गृह प्रवेश के बाद की जिंदगी ने दोनों को नई चुनौतियां भी दी, लेकिन उनकी दोस्ती और समझदारी से वे हर मुश्किल का सामना करती रही। वे हर दिन एक नई उम्मीद और हंसी खुशी के साथ बिताती और ये देखकर पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती। इस तरह रेणु और राधा ने न सिर्फ अपनी दोस्ती बल्कि अपने नए परिवार में भी एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें प्रेम, एकता और सहारा ही सबसे बड़ी ताकत थी। एक साधारण परिवार रहता था जिसमें राधा नाम की एक लड़की थी। राधा बेहद खूबसूरत, समझदार और अपने परिवार की लाडली थी। उसकी शादी गांव के ही एक सम्मानित परिवार के लड़के दिलीप से तय हुई थी। दिलीप शहर में काम करता था और बहुत ही नेकदिल इंसान था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। राधा और दिलीप की शादी का दिन आ चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। बारात गांव में धूमधाम से आए और मंडप सज चुका था। राधा बहुत ही सुंदर दुल्हन बनी थी और उसकी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन शादी के मंडप में जब फेरों की रस्म शुरू होनी थी, तभी राधा को अचानक से पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। पहले तो सबने सोचा कि यह शायद घबराहट की वजह से है, लेकिन कुछ ही देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि राधा उठने और चलने में असमर्थ हो गई। घर वालों को चिंता होने लगी और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आते ही जांच की और चौंकाने वाली बात बताई, राधा की डिलीवरी का समय आ गया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, क्योंकि राधा की गर्भावस्था के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। दरअसल शादी से कुछ महीने पहले ही राधा और दिलीप की सगाई हो गई थी और उसी दौरान राधा गर्भवती हो गई थी। लेकिन गांव की रूढ़िवादी सोच और परंपराओं के कारण दोनों परिवारों ने इस बात को छुपाकर रखा था। डॉक्टर ने बताया कि राधा को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति गंभीर हो सकती है। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए और शादी की सारी रस्में वहीं रोक दी गईं। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबकी चिंताएं खत्म हो गईं और खुशी का माहौल वापस लौट आया। दिलीप ने राधा और बच्चे को देखकर बेहद खुशी महसूस की और उसे गले से लगा लिया। अब समस्या थी कि शादी की अधूरी रस्मों को कैसे पूरा किया जाए।
गांव के बुजुर्गों और परिवार वालों ने सलाह मशवरा किया और निर्णय लिया कि अस्पताल में ही शादी की बाकी रस्में पूरी की जाएंगी। मंडप को अस्पताल के एक छोटे से कमरे में फिर से सजाया गया। दिलीप और राधा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाए और फेरों की रस्में पूरी की गईं। शादी के दिन ही बेटे के जन्म ने पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू कर दी। लोग इसे भगवान की विशेष कृपा मानने लगे और दोनों परिवारों को गांव वालों की ओर से ढेर सारी बधाइयां मिली। इस तरह राधा और दिलीप की शादी एक अनोखी और यादगार घटना बन गई, जहां एक ही दिन में उन्हें पति पत्नी का दर्जा और माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। तभी गोरी भाभियां आपस में बहुत घुल मिलकर रहती थीं और गांव में उनकी सुंदरता और मेलजोल की खूब चर्चा होती थी। उनके घर में एक नंद, जिसका नाम था कुसुम, सांवली थी। कुसुम का रंग सांवला होने के कारण गांव वाले उसे उतना पसंद नहीं करते थे और भाभियां भी अक्सर उसे नजरअंदाज करती थीं। कुसुम को इस बात का दुख था कि उसकी भाभियां उसे अपने बीच नहीं मानती थीं। जब भी घर में कोई खास मौका या त्योहार आता, चारों गोरी भाभियां एक साथ तैयार होती और कुसुम को अलग छोड़ देती। वह मन में बहुत कुछ कहने का सोचती, लेकिन हर बार चुप रह जाती। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों गोरी भाभियां आपस में मिलकर तैयार हुई और मेले जाने की योजना बनाई। कुसुम भी मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा। भाभियों ने उसे यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो मेला पसंद भी नहीं आता। कुसुम मन ही मन बहुत उदास हुई, लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को और सुंदर बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ की दी हुई पुरानी सुंदर साड़ी पहनी, बालों में फूल लगाए और खुद को अच्छे से तैयार किया। जैसे ही वह मेले में पहुंची, लोग उसकी सादगी और सुंदरता की तारीफ करने लगे। गोरी भाभियां, जो पहले उसे नजरअंदाज कर रही थीं, अब देखती रह गईं। मेले में हर कोई कुसुम की तारीफ कर रहा था। उसकी सांवली रंगत अब उसकी खासियत बन गई थी और लोग उसकी सुंदरता को उसकी सादगी में देखने लगे थे। मेले के अंत में गांव के मुखिया ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी। कुसुम ने भी भाग लिया और अपने बेहतरीन नृत्य से सबका दिल जीत लिया। उसकी भाभियां हैरान रह गईं कि जो कुसुम उनके बीच एकदम अलग और साधारण लगती थी, वही आज सबकी पसंद बन गई थी। चारों भाभियां कुसुम के पास आईं और उससे माफी मांगते हुए कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन आज हमें तुम्हारी असली खूबसूरती और महत्व का एहसास हुआ। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो यह है कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि सिर्फ चेहरे में। लेकिन असली सुंदरता व्यक्ति के रंग या रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और गुणों में होती है। चार बहुएं अपने परिवार के साथ रहती थी। इस घर में एक ही टीवी था और इसी टीवी की वजह से घर में अक्सर विवाद होता रहता था। घर की मुखिया सास कमला देवी एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल मेहनत से बिताया था और चाहती थी कि घर में शांति और अनुशासन बना रहे। लेकिन उनकी चारों बहुएं सुनीता, रेखा, पूनम और सीमा हमेशा टीवी देखने को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। सुनीता, जो घर की सबसे बड़ी बहू थी, हमेशा धारावाहिक देखना चाहती थी। उसे सास बहू के नाटक, इमोशनल ड्रामा और पारिवारिक सीरियल्स देखना बहुत पसंद था। वह मानती थी कि यह शो उसे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। दूसरी बहू रेखा का स्वाद बिल्कुल अलग था। वह हमेशा कुकिंग शो और रेसिपी वीडियो देखना चाहती थी। उसे हर नई डिश की रेसिपी जानने का शौक था और वह हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश में रहती थी। रेखा का कहना था कि इन शो से उसे नई रेसिपी सीखने का मौका मिलता है और इससे वह अपने घर वालों को खुश कर पाती है। तीसरी बहू पूनम को केवल समाचार में रुचि थी। उसे दुनिया भर की खबरों में गहरी दिलचस्पी थी और वह चाहती थी कि घर में जो भी हो, कम से कम 1 घंटा तो केवल समाचार ही देखा जाए। पूनम का मानना था कि देश और दुनिया की जानकारी रखना बहुत जरूरी है और ये उसे सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। सबसे छोटी बहू सीमा को न तो धारावाहिकों में दिलचस्पी थी, न ही उसे समाचार देखना अच्छा लगता था। वह तो बस संगीत और नृत्य वाले कार्यक्रम देखना चाहती थी। उसे हर वक्त गाने सुनना और टीवी पर डांस शो देखना पसंद था। सीमा का कहना था कि संगीत और नृत्य से उसे मानसिक शांति मिलती है और यह उसके जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर सुबह सभी बहुएं जल्दी उठकर टीवी रिमोट के लिए लड़ने लगती थी। कोई भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहती थी और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता कि सास कमला देवी को आकर बीच बचाव करना पड़ता। कई बार तो सुबह का काम भी इस झगड़े के कारण देर से होता, क्योंकि बहुएं टीवी के सामने बैठने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि रिमोट ही टूट गया। अब चारों बहुएं बिना रिमोट के टीवी को देख रही थीं, लेकिन चैनल बदलने का कोई तरीका नहीं था।
किसी को भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने का मौका नहीं मिल पा रहा था। सभी परेशान थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। कमला देवी ने ये सब देखा और उन्हें समझ में आया कि अब कुछ सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने चारों बहुओं को आंगन में बुलाया और बोली, देखो बहुओं, इस घर में हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। ये टीवी हमारी सुविधा के लिए है, न कि आपस में लड़ने के लिए। अगर तुम सब इसी तरह झगड़ती रहोगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी दिन सभी को साथ में कुछ ऐसा देखना होगा जिससे सभी को खुशी मिले, चाहे वो कोई पारिवारिक शो हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम। पहली बार तो बहुएं इस बात से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सास के आदेश का पालन करना ही ठीक समझा। अब हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलता। सोमवार को सुनीता धारावाहिक देखती, मंगलवार को रेखा कुकिंग शो, बुधवार को पूनम समाचार देखती और गुरुवार को सीमा के संगीत और डांस के कार्यक्रम चलते। बाकी दिन सभी मिलकर ऐसे कार्यक्रम देखते जो सभी को पसंद आते। धीरे धीरे चारों बहुओं को इस बदलाव की आदत हो गई। वे अब एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने लगी। सुनीता ने रेखा के साथ खाना बनाने के नए आइडियाज पर चर्चा करनी शुरू कर दी और रेखा ने पूनम के साथ देश दुनिया की खबरों पर बातचीत करना शुरू कर दिया। सीमा ने भी सबके सामने अपने पसंदीदा गानों पर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे सभी को खुशी होती थी। कमला देवी ने देखा कि अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं है। बहुएं अब टीवी को लेकर लड़ाई नहीं करती, बल्कि वे अब साथ बैठकर हंसती बोलती हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेती हैं। सास के इस छोटे से सुझाव ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। अब घर में प्यार और सहयोग का माहौल बन गया था और चारों बहुएं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगी। इस तरह 4 बहुओं का एक टीवी उनकी आपसी समझ और प्यार को बढ़ाने का जरिया बन गया।